हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम लोग से 12 मिनट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटेल में, देन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट विद सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इंक्लूडिंग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को समझेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू क्लियर ऑल योर कंसेप्ट। Let's quickly understand order of reaction. The sum of exponent of concentration of reactant in the rate law expression, यानी कि अगर हमें rate law expression given है किसी भी reaction का, तो उसमें जो concentration of reactant है उनके exponent या यूं कहें उनके power का जो sum होगा, वो sum हमें order of reaction देगा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि इट इज़ नॉट अ थ्योरेटिकल वैल्यू, ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है। यानी कि इसको जब भी करना होगा हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके निकालना होगा। ऑब्वियसली एग्जाम में एक्सपेरिमेंट तो परफॉर्म नहीं करना है, आपको कुछ डेटा गिवन होगा या फिर सीधे सीधे उस एक्सपेरिमेंट से निकली हुई जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है या रेट इक्वेशन है वो दे दी जाएगी, तो आप उसकी पावर देख के उसका सम निकाल के ऑर्डर पता कर लोगे। अब ये कैसे करना है, इसका एक जनरल एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है। एक जनरल रिएक्शन कंसिडर किया है, स्मॉल ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम बी गिव सी टाइम सी एंड डी टाइम डी। यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी जो है वो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं हमारे रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के। क्लियर। अब इसको देख के जो यहाँ से इसका रेट एक्सप्रेशन लिखा गया है, ठीक है। रेट एक्सप्रेशन ऑब्वियसली इक्वेशन देख के कभी नहीं लिखा जाएगा, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके लिखा गया है। तो आपको ये लर्न नहीं करना है कि किसी भी रिएक्शन का क्या रेट एक्सप्रेशन है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें डेटा गिवन होगा और उस डेटा से आपको ये रेट एक्सप्रेशन लिखना रहता है। ठीक है। एक पूरा टेबुलर डेटा दिया रहता है। तो मान लो सपोज करो वो जो रेट एक्सप्रेशन गिवन है वो है के यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो एक्स है वो स्मॉल ए के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसी तरह वाई जो है वो स्मॉल बी के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है, ना कोई रूल है। ये तो रिएक्शन टू रिएक्शन डिफर करता है। कभी कभी स्टोकियोमेट्री के बराबर भी हो जाता है और कभी कभी उसके बराबर नहीं भी होता है। ठीक है। तो मान लो सपोज करो हमने एक रेट एक्सप्रेशन लिख लिया। अब इसमें जो पावर एक्स और वाई आई है, जो पावर फ्रैक्शन भी हो सकती है, पावर इंटीजर भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग, नेगेटिव नहीं होगी ऑब्वियसली। अब ये जो पावर्स आई हैं, इन पावर को हम जोड़ देंगे, एक्स एंड वाई को जोड़ देंगे, तो जो नंबर हमें मिलेगा एन, दैट विल बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर कैन बी 0, 1, 2, 3 विच इज होल नंबर, और इवन फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब मैं कह रहा हूँ n हमारा ऑर्डर है, यानी x प्लस वाई हमारा जो है वो ऑर्डर है, वो ऑर्डर पूरे के पूरे कंप्लीट रिएक्शन का है, वी कैन से ओवरऑल ऑर्डर। लेकिन जो केवल x है ना, वो ऑर्डर है a का, और जो केवल y है इट इज ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b। तो कभी कभी सवाल में ये भी बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ a का ऑर्डर बताओ या b का ऑर्डर बताओ, तो उनकी जो रेट एक्सप्रेशन की पावर होगी उस पावर को उनका रिस्पेक्टिव ऑर्डर कहेंगे, और जबकि उन पावर का सम करेंगे तो पूरे के पूरे रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर मिलेगा। ठीक है। ये वैल्यू 0, 1, 2, 3 या फिर फ्रैक्शन भी हो सकती है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। रेट इक्वल्स टू के ए टू द पावर हाफ बी टू द पावर 2 दिया है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर है हाफ प्लस 2 5/2, एक फ्रैक्शन का हमने एग्जांपल ले लिया है। लेट्स अंडरस्टैंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब यूनिट जो है वो सिंपली एक लाइन में बता दिया जाए, जैसे हम लोग फोर्स की यूनिट लिखते हैं, जैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट लिखते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं। रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो वेरिएबल है। ठीक है। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के जो है वो एक्चुअली डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो ऑर्डर तो बहुत सारे होते हैं, हम लोग नॉर्मली जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ते हैं, बट ऑर्डर फ्रैक्शन में भी होते हैं, ऑर्डर सेकेंड भी होता है। सो ऑर्डर तो बहुत वेराइटी के होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन किस ऑर्डर की वो रिएक्शन है, जो के की वैल्यू है वो वेरी करेगी, इसलिए इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक है और इससे डिटेल क्वेश्चन 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क के आते हैं। सो लेट्स क्लियर इट। अब कंसिडर कर लेते हैं अगेन एक सिंपल सा जनरल रिएक्शन, ए टाइम ए बी टाइम बी सी टाइम सी डी टाइम डी। इसका जो रेट एक्सप्रेशन है वो हमने ये लिखा हुआ है के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। यहाँ पे एक्स और वाई अगेन ए और बी के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वी डोंट नो। ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन वैल्यू होगी एक्स और वाई। एक्स और वाई को अगर हम जोड़ दें तो हमें एन मिलेगा, जो कि हमारे रिएक्शन का ऑर्डर होगा। अब यहाँ से अगर हम के की वैल्यू निकालें तो ये सिंपली ये पार्ट डिवाइड में चला जाएगा, तो इट विल बी रेट डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। अब रेट की जो यूनिट होती है वो कंसंट्रेशन पर सेकेंड होती है, वी ऑलरेडी नो दैट। तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो रेट की जगह हो गया कंसंट्रेशन पर सेकेंड, और बाकी डिनोमिनेटर में ये जो पार्ट है, ये यहाँ पे ए क्या है, कंसंट्रेशन है, बी क्या है, कंसंट्रेशन है, तो उन दोनों की जगह हमने कंसंट्रेशन की पावर एक्स एंड कंसंट्रेशन की पावर वाई लिख दिया। तो ऑब्वियसली ये दोनों कंबाइन करें तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन की पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है।
तो ये जो x प्लस वाई जब ऊपर आएगा तो यहाँ पहले से पावर 1 है, तो 1 माइनस एक्स प्लस वाई हो गया और नीचे डिवाइड में सेकेंड है, ठीक है। अब x प्लस वाई को हम लोग n लिख सकते हैं, विच इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमने ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर रखा है। तो जो SI यूनिट कंसंट्रेशन की है वो पता होनी चाहिए, मोल लीटर इनवर्स होती है, ठीक है, मोल पर लीटर होती है। अगर मैं उस चीज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, दिस इक्वेशन हमें मिलेगी, विच इज K की जो यूनिट है इट विल बी इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स होल पावर 1 माइनस n, ठीक है, n माइनस 1 नहीं, 1 माइनस n एंड देन सेकेंड की पावर माइनस 1। ये किसका ये रेट कांस्टेंट की यूनिट है, किस रेट कांस्टेंट की यूनिट है, ये nth ऑर्डर की जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट है। इसमें फटाफट हम इनकी वैल्यू रखते हैं, पहले 0 रखें तो यहाँ से ये हट जाएगा, वी विल सिंपली गेट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट ये हो गई। फर्स्ट ऑर्डर में अगर हम n की जगह 1 रखें तो 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, हमें सिंपली मिलेगा सेकेंड इनवर्स। जब हम 2 रखेंगे तो इट विल बी 1 माइनस 2, यानी कि यहाँ पे आएगा -1, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड की पावर -1। तो 0 फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर का हमने ये सारी यूनिट निकाला है, ठीक है। लेकिन ये जनरल वैल्यू जरूर याद रखेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि एक नोट पॉइंट देख लेते हैं। अगर सॉल्यूशन है तो ठीक है, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, लेकिन अगर गैस है तो वहां पे मोल लीटर इनवर्स की जगह पे हम लोग ATM यूज करते हैं, प्रेशर एज अ कंसंट्रेशन की यूनिट यहाँ पे यूज होती है फॉर गैस, ठीक है। तो इट विल बी K इक्वल टू ATM टू द पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। बाकी 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर सब n की जगह वैल्यूज रिस्पेक्टिवली पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे अभी ऊपर निकाला है। नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन. The number of reacting species, it could be atom, ion or molecule, taking part in an elementary reaction, which I have already explained in previous video what you mean by elementary reaction. तो कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, आइटम, आयन या मॉलिक्यूल, जो कि किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो कोलाइड करते हैं साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि आपस में कोलाइड करके वो रिएक्शन को करा रहे हैं। तो वो जो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज होते हैं, एटम या मॉलिक्यूल या आयन, उनके टोटल संख्या को हम लोग मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। वेरी सिंपल, ये थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया जा सकता है, ऑर्डर थ्योरेटिकली नहीं निकाला जा सकता, इसको देख के बताया जा सकता है। ऑलवेज अ होल नंबर, मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। सो मोस्टली जो रिएक्शन होते हैं इट कुड बी अ यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर और ट्राईमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर आप देख सकते हो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री इसकी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अपना प्रोडक्ट जो भी कन्वर्ट हो रहा है, हमें रिएक्टेंट से मतलब है, मॉलिक्यूल एक है, इट्स अ यूनिमॉलिक्यूलर। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, इट्स अ बाईमॉलिक्यूलर। ट्राईमॉलिक्यूलर हम देख सकते हैं 2 और एक यहाँ पे 1, मतलब कुछ नहीं है तो 1, तो टोटल 3 है, तो इट्स अ ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सो वेरी सिंपल, वी कैन look at it, we can look at the reaction and calculate its molecularity, बट ऑर्डर के साथ ऐसा नहीं है। ऑर्डर के लिए आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा, there's no other option, या फिर आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा दे दिया जाए या सीधे उठा के रेट एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो उसके एक्सपोनेंट को देख के आप ऑर्डर बता सकते हो। रिएक्शन को देख के ऑर्डर तो नहीं बता सकते, हाँ मॉलिक्यूलैरिटी बता सकते हो। मॉलिक्यूलैरिटी मोर देन 3 इज रेयर, 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलैरिटी नहीं होती। और एक नोट पॉइंट ये है कि फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, हमने बोला था एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन की जाती है, एलिमेंट्री जो कि एक स्टेप में होती है, कॉम्प्लेक्स जो कि एक से ज़्यादा स्टेप में होती है। तो फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलैरिटी हैज़ नो मीनिंग, इसकी कोई मीनिंग नहीं। और इस पर थोड़ा सा और डिटेल में हम बात करेंगे जब हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देखेंगे। सो लेट्स लुक एट rate determining step, it is also very important for a multi step reaction, जिसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब व्हाट यू मीन बाय दैट, देखो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर कई स्टेप हो रहे हैं तो उसमें कुछ स्टेप तेज होंगे, कुछ धीमे होंगे। जो स्लो वाला स्टेप है वही हमारे रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करेगा, डिसाइड करेगा, फास्ट से कोई मतलब नहीं। बट ऐसा क्यों हो रहा है उसको एक सिंपल से एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो ए और बी से मिलकर बन रहा है, मतलब ए और बी जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। ए को बनने में 2 दिन लग रहा है, बी को बनने में 4 दिन लग रहा है। तो ऑब्वियसली अगर हम पूछें कि ये पूरा ऑब्जेक्ट कब तैयार होगा, तो 2 दिन में तो कभी नहीं तैयार हो सकता, और दोनों समान ऑब्वियसली साथ में एक तरीके से हो रहा है, तो ये 2 दिन में नहीं हो सकता। चौथे दिन में जब बी रेडी हो जाएगा तब तक ए भी रेडी हो जाएगा, तो दोनों लोग चौथे 4 दिन में रेडी हो जाएंगे। तो 4 दिन यानी कि जो स्लो धीरे काम हुआ जो कि बी है, बी धीरे बना, बी ने ज़्यादा टाइम लिया, तो बी ही डिसाइड करेगा कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो फाइनली कब रेडी होगा। ए और बी मिलके फाइनल प्रोडक्ट कब रेडी होगा, ये तो ये किसने डिसाइड किया, बी ने। ए जल्दी होके भी कोई फायदा नहीं,
ठीक है, वो 1 सेकंड में भी हो जाता तो उससे कोई मतलब नहीं जब तक बी ना बन जाए। तो ओवरऑल हमें ये चीज़ आइडिया लग गई कि जो स्लो स्टेप होगा या जो स्लो प्रोसेस होगा इट विल डिसाइड द रेट ऑफ एनीथिंग। इन दिस केस हमारे रिएक्शन का जो रेट है वो स्लो स्टेप डिटरमाइन करेगा। और इसको समझने के लिए हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल देखते हैं और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवे है वो भी हम बताएंगे क्या। ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं एक 2 टाइम्स N2O5 कन्वर्टिंग इनटू 4 NO2 and O2। तो ये एक रिएक्शन हमने लिया है। ठीक है, यहाँ पे इसकी मॉलिक्युलरिटी साफ साफ दिखाई दे रही है, वो देख के ही हम बता सकते हैं कि 2 है। मॉलिक्युलरिटी देख ही के बताई जाती है, मॉलिक्युलरिटी यहाँ पे 2 है। ठीक है, लेकिन जब इसका रेट एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंट से निकाला गया, ठीक है, ये देख के नहीं बताया जा सकता, एक्सपेरिमेंटली इसका रेट एक्सप्रेशन निकाला गया तो पता चला वो N2O5 की पावर 2 नहीं पावर 1 है। तो इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, यहाँ पे ऑर्डर यहाँ से देखेंगे तो ऑर्डर टोटल कितना आ रहा है, जो पावर है इसकी विच इज 1। तो ऑर्डर कितना है 1, मॉलिक्युलरिटी कितनी है 2, ऑर्डर कितना है 1। तो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम नहीं है। ठीक है, तो ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम नहीं है, इसका मतलब है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैं वो बता दे रहा हूँ जो हेल्प करेगा न्यूमेरिकल में भी। अगर कभी भी ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम ना दिखे, जान लेना कि वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। इट इज़ नॉट अ एलिमेंट्री रिएक्शन। और जब एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो कई स्टेप में हो रहा है तो उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा। यानी कि ये जो दिख रहा है एक सिंपल सा इनोसेंट सा रिएक्शन, वो एक्चुअली एक स्टेप में हो ही नहीं रहा है, वो मल्टी स्टेप में हो रहा है बिकॉज इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 ऑर्डर 1 है। तो इट इज़ नॉट अ सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो अब देखते हैं ये कॉम्प्लेक्स अगर रिएक्शन है तो इसमें 2 स्टेप है कौन से। पहला स्टेप ये, दूसरा ये। पहला ही वाला स्लो है तो यही हमारा रेट को डिटरमाइन करेगा। अब इसका भी क्या मीनिंग है और इससे क्या टेक अवे, उस पर हम बात करेंगे ही। सपोज करते हैं दो मॉलिक्यूल N2O5 के हमारे पास थे, एक मॉलिक्यूल ले लिया, उसने स्लोली अपने आप को डिकम्पोज किया NO2 और NO3 में। ये NO3 कंज्यूम होगा वापस से एक और N2O5 मॉलिक्यूल के साथ, और इस बार ये फास्ट होगा और 3 और मॉलिक्यूल NO2 के बनाएंगे, साथ में ऑक्सीजन निकलेगा। तो पूरा ओवरऑल अगर हम दोनों रिएक्शन को सम करें तो ये NO3 कटेगा, ये दोनों हो जाएगा 2 टाइम्स N2O5 और ये दोनों मिलके आपको दे देंगे 4 NO2 और साथ में O2 ये। तो ओवरऑल हमें जो ये रिएक्शन दिख रहा है, दोनों को अगर हम जोड़ें तो यही रिएक्शन मिलेगा जो ऊपर रिएक्शन था। ठीक है, तो ये 2 स्टेप में हो रहा है, इसमें पहला स्टेप हमारा यही हमारे रेट को बताएगा। यानी कि जो हमारा ये जो रेट एक्सप्रेशन लिखा है ना, ये हम पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को तो देख के नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, स्टेप नंबर 1 को देख के ये एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 को देख के क्यों लिखा जा सकता है, बिकॉज यही हमारा स्लो स्टेप है और रेट को ये डिटरमाइन कर सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ये रेट को डिटरमाइन कर सकता है तो पूरे के पूरे रिएक्शन को देख के मैं कभी भी रेट एक्सप्रेशन नहीं लिख सकता, मगर स्लो स्टेप अगर पता चल जाए तो वहां से देख के हम रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। और देखो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जो स्टोकियोमेट्री 1 है और यहाँ पे भी 1 ही आ रहा है। ठीक है, और ये हमेशा होगा, मतलब ओवरऑल रिएक्शन का ये मैच करे ऐसा जरूरी नहीं, मगर स्लो स्टेप का जो मॉलिक्युलरिटी आ रही है यहाँ पे, वो हमारे पूरे के पूरे ओवरऑल रिएक्शन के ऑर्डर के बराबर होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारा है, वहां से अगर हम रेट एक्सप्रेशन लिखें तो हम कहेंगे के N2O5, और यही अगर हम यूज करें, स्टोकियोमेट्री यूज करें तो पावर 1 है, जो कि हमारा रियलिटी में ऑर्डर है। ठीक है, तो कुल मिला के कहने की मेरी क्या बात थी कि जो मॉलिक्युलरिटी है स्लो स्टेप की, क्या है मॉलिक्युलरिटी स्लो स्टेप की, 1 है। ये है मॉलिक्युलरिटी स्लो स्टेप की। पूरे रिएक्शन का ऑर्डर क्या था, 1। तो ये नहीं कि ये इसी बार मैच करा, हर बार मैच करेगा। तो ये आप हमेशा याद रख सकते हो कि मॉलिक्युलरिटी जो स्लो स्टेप की है वो हमारे पूरे के पूरे रिएक्शन का ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। सो कीप दिस इन माइंड।